जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। आप देख रहे हैं नेफ चैट विद डॉक्टर शफीक चीमा। आज हमने एक बड़े ही ऑनरेबल गेस्ट को दावत दी है, जो आईसीयू हमारा आईएमसी में है, जो कि बैकबोन होता है किसी भी हॉस्पिटल की। उसको चलाते हैं, उसके डायरेक्टर हैं, उसके चीफ हैं। एक्चुअली वी आर लकी टू हैव हिम, क्योंकि मुझे बहुत इशू होता था जब मेरे क्रिटिकली इल पेशेंट आते थे, डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, रीनल फेलियर के साथ। तो आईसीयू केयर हमारी उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन जब से डॉक्टर हुसैन जैदी तशरीफ़ लाए हैं, हमारे ग्रुप का हिस्सा बने हैं, आईएमसी टीम का हिस्सा बने हैं, तो ट्रू सेंस में हम इंटेग्रेटेड हेल्थ केयर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू नेफ चैट। और दूसरा मेरा ये कि अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें, क्योंकि मुझे जो ब्रिटिश सिस्टम का उतना अच्छा अंदाजा नहीं है जितना यूएस सिस्टम का है। मुझे पता है कि आपने एमआरसीपी की है, एफआरसीपी किया है, लेकिन थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन दे दें कि आपने कहाँ कहाँ से ट्रेनिंग की है, और ये भी बता दें कि पुल्मोनरी और क्रिटिकल केयर में क्या फ़र्क होता है, एंड आर यू एक्सपर्ट इन बोथ फील्ड्स? थैंक यू शफीक साहब, और आई एम वेरी प्रिविलेज कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि आपकी ऑडियंस से मैं डायरेक्टली उनको मुखातिब हूँ और अपने बारे में और अपने डिपार्टमेंट के बारे में लोगों में इंफॉर्मेशन को थोड़ा इन्हांस करें। माय नेम इज़ डॉक्टर सैयद हुसैन जैदी। आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम मिनिस्टर मेडिकल कॉलेज मुल्तान, और अर्ली 2000 में आई मूव टू आयरलैंड। मैंने वहाँ जाके पहले हमने अपनी बेसिक स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग की जो इंटरनल मेडिसिन एंड अलाइड स्पेशलिटीज़ में है। उसके बाद आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू गॉट हार्ट स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग नंबर, और आई स्टार्टेड माय हार्ट स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग इन पल्मोनोलॉजी एंड इंटरनल मेडिसिन। आई वाज वेरी लकी अगेन कि आई हैव वर्कड इन लीडिंग यूनिवर्सिटी टीचिंग हॉस्पिटल्स इन डबलिन। आयरलैंड इज़ अ स्मॉल कंट्री। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि आयरलैंड इज पार्ट ऑफ यूके। इट इज नॉट। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड इज डिफरेंट। मेरा क्वेश्चन था कि जी, ये है कि different? रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड इज डिफरेंट, एंड यूके हैज 4 प्रोविंसेस, जिसमें इंग्लैंड सबसे बड़ा है, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो एज ए सेड कि आई वाज वेरी लकी टू वर्क इन 4 यूनिवर्सिटी टीचिंग हॉस्पिटल जो कि टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स थे आयरलैंड, जिनमें Adelaide and Meath University Teaching Hospital, Beaumont University Teaching Hospital, St. Vincent University Teaching Hospital, and Mater University Hospital. So after completing my heart specialist training, I have done my fellowship in heart and lung transplant and critical care medicine. जो आपका क्वेश्चन था कि pulmonology और critical care is the same. It's not the same. They are 2 different specialities. But because most of the critical care patients have airway issues, so pulmonologist जैसे आपके यूएस में है, मेजॉरिटी पल्मोनोलॉजिस्ट क्रिटिकल केयर में फर्दर फेलोशिप करते हैं। माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन पल्मोनोलॉजी इज एयरवे डिजीजेस, जिसमें कॉमनेस्ट हमारे यहाँ एस्थमा एंड सीओपीडी जो कि स्मोकिंग रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से होता है। आई हैव ऑल्सो वर्क एज अ लंग कैंसर लीड इन अ बिग टीचिंग हॉस्पिटल इन यूके एज वेल, और बाकी आई डील विद ऑल सब स्पेशलिटीज इश्यूज ऑफ द रेस्पिरेटरी मेडिसिन, जिसमें स्लीप डिसऑर्डर बहुत कॉमन है, लंग कैंसर, क्रोनिक लंग इन्फेक्शन, आपसे रिलेटेड हमारे वेस्कुलाइटिस जो कि लंग पल्मोनरी सिंड्रोम जी, उनको हम डील करते हैं। आई एम अ ट्रेन्ड इंटरवेंशनल ब्रोंकोस्कोपिस्ट, और आई हैव फॉर्चुनेटली डन almost every interventional procedure, but unfortunately पाकिस्तान में हमारे होते नहीं हैं, इतने procedures नहीं होते. We have a very limited access to the interventional procedures. So that's where the short introduction. जब मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, इट वाज माशाल्लाह भी इनकी खत्म नहीं हुई। जब मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की आयरलैंड में, तो आई मूव टू यूके. And in UK, I worked as a senior consultant in pulmonology and internal medicine for 8 years. और 2020 के start में, I moved back to Pakistan, where we have met for the first time in National Hospital. So I worked there for 3.5 years. And आप दोस्तों की वजह से और आपके न्यू हॉस्पिटल की पॉपुलैरिटी और नीड ऑफ द हॉस्पिटल इंटेंसिविस्ट की वजह से I decided to move to integrated medical. चलें, अब हम बात करते हैं पुल्मोनोलॉजी की कुछ डिजीजेस की, जैसे कि आपने बताया आपके एरियाज ऑफ इंटरेस्ट भी हैं, तो विच वुड हेल्प अस अ लॉट।
सबसे कॉमन हमने पाकिस्तान में देखा है एस्थमा, सीओपीडी बड़ी कॉमन है। इसकी क्या अलामत होती हैं और इसको मैनेजमेंट जो आप करते हैं कैसे करते हैं और किस स्टेज पे पेशेंट को आपके पास आना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब मैं पाकिस्तान मूव करने से पहले आई डिडंट हैव एन आइडिया कि पाकिस्तान में अस्थमा इतना ज़्यादा होगा। देयर आर two airway diseases, commonest is asthma and second is COPD. दोनों के almost same symptoms हैं, लेकिन दोनों की causes are different हैं। asthma में और COPD में difference ये है कि asthma is normally caused by an allergy। ठीक है। As we all aware, there are two type of allergic diseases, ज़्यादा स्किन में और अगर लंग में हो तो वो एस्थमा है, और स्किन एलर्जी को हम एक्जिमा कहते हैं। तो एस्थमा में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 85 to 90% ऑफ द पेशेंट हैव सम एलर्जिक इश्यूज व्हिच ट्रिगर देम टू डेवलप एस्थमा। इन दोनों के सेम सिम्टम्स हैं, दोनों में कफ होती है, दोनों में कफ कुड बी ड्राई, कुड बी प्रोडक्टिव, दोनों में आपको वीजिंग हो सकती है, दोनों में चेस्ट टाइटनेस होती है, दोनों में यू कैन गेट शॉर्ट ऑफ ब्रेथ। लेकिन सीओपीडी कैन प्रोग्रेस टू फर्दर सिम्टम्स। एस्थमा आपको अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में भी हो सकता है, एज अ न्यू बॉर्न यू कैन हैव एस्थमा बिकॉज इसमें फेमिलियल और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है, जिसकी वजह से आपको एस्थमा कैन रन इन द फैमिलीज एज वेल। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ आवर एनवायरनमेंट वी आर मोर प्रोन टू गेट एस्थमा एज कंपेयर टू सीओपीडी। ये जो बहुत ज्यादा पिछले दिनों एयर क्वालिटी की हम बात करते हैं, स्मॉग, पहले तो फॉग सुना था, अब स्मॉग है, इसकी बात करते हैं, तो ये वाली जो एयर पोल्यूशन है, डज इट आल्सो हैव एन इफेक्ट in triggering asthma or causing COPD? बड़ा important question है, बहुत ही ज़्यादा important question है। Unfortunately, we live in a city where air quality index is one of the highest in the world. और smog is a combination of smoke and fog. ठीक है। और इसमें मेजर जो सिम्टम्स आपको स्मॉग से होते हैं और सबसे ज्यादा इसमें इफेक्ट होते हैं ओल्ड एज पीपल और चिल्ड्रन और पीपल हु हैव एयरवे डिजीजेस, और उसमें एस्थमा एंड सीओपीडी आर द हाईएस्ट। और इन लोगों को स्मॉग सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। और स्मॉग का जो सबसे जो है सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑन वंस हेल्थ इज दैट इट कैन इजीली चेंज इनटू इन्फेक्शन। अच्छा, हाँ जी। और इसमें एस्थमेटिक को और आपको एक और मैं स्टडीज व्हिच आई हैव रिसेंटली रेड अबाउट इट कि अगर आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से ऊपर हो, हमारा तो होता है 400 प्लस 450 समटाइम 500, और इफ यू आर वर्किंग इन दैट एनवायरनमेंट फॉर 6 to 8 hours एवरी डे, इट इज इक्विवेलेंट टू 30 सिगरेट स्मोकिंग। अच्छा, ये जब हम कहते हैं हम तो अंदर काम करते हैं, तो अंदर और बाहर काम करना इज द सेम और इट्स डिफरेंट? इट इज डिफरेंट। आपकी एयर क्वालिटी डेफिनेटली बेटर इनसाइड। अब तो लोगों में अवेयरनेस बहुत ज्यादा आ गई है, बड़े शहरों में लोगों ने एयर प्यूरिफायर, ह्यूमिडिफायर लगाने शुरू कर दिए हैं डेफिनेटली। और स्मॉग सीजन हमारा अक्टूबर के एंड से स्टार्ट होता है एंड इट गो अप टू फरवरी एट टाइम्स, और विच इज अ वेरी क्रिटिकल फेज जहां एयरवे इश्यूज वैसे भी ज्यादा होते हैं क्योंकि वेदर चेंज हो रहा होता है। एस्थमा और सीओपीडी की फ्लेयर अप नॉर्मली इन विंटर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर सीजन, और इसमें फ्लू का भी ज्यादा चांस होता है। तो बहुत सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं कि आपका स्मॉग से डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया, ऑलरेडी एक फ्लू का सीजन चल रहा है, यू डेवलप फ्लू लाइक सिम्टम। और इन्फ्लुएंजा जैसे कोविड भी जब आया तो कोविड इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस, और कोविड और इन्फ्लुएंजा से दुनिया में ज्यादा लोगों की डेथ होती है एज कंपेयर टू कोविड। कोविड तो चूंकि आया और हमारी अवेयरनेस ज्यादा बढ़ गई, इस डिजीज के बारे में हमें आइडिया नहीं था, तो इट्स इज ऑल कॉम्बिनेशन। बट ये सारी जो एलर्जिक इश्यूज हैं और ये स्मॉग रिलेटेड और एनवायरमेंटल पोल्यूशन इश्यूज, ये उन लोगों को ज्यादा इफेक्ट करती हैं जिनको एयरवे का इशू होता है, एयरवे डिजीजेस होती है। अच्छा, इसमें एक मेरा मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम लाहौर में रहते हैं, हमने रहना है, हम मास्क पहन लें, इस तरह की प्रिकॉशन ले लें। कुछ चीज़ें आप इंटेंशनली करते हैं, जिसमें स्मॉग से मुझे एयर डिजीज़ के रेफरेंस में स्मोकिंग का ख्याल आया। अब स्मोकिंग में भी मॉडर्नाइजेशन हो रही है, ई सिगरेट्स आ गए हैं, वेप आ गया, वेपिंग है। अब ये यंग बच्चों में एक बड़ा ट्रेंड बना हुआ है, और वो पेरेंट ही अपने पेरेंट्स को ये कहते हैं जी ये तो उतनी खतरनाक नहीं है। तो क्या वेप जो है या वेपिंग करना जो है, इज इट लेस इंजूरियस टू योर हेल्थ
कि स्मोकिंग कितना ही बुरा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी पर्टिनेंट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। जब नए नया इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स आई, वी वर अब्रॉड, और उस जमाने में हमने अपने पेशेंट्स को कहा बेटर टू गो ऑन ई सिगरेट्स rather than smoking, because there were not many factories, there were not many manufacturers of e-cigarettes, so we thought it has a lesser impact on the lung as compared to the cigarette smoking. But unfortunately ab we don't even know what we are smoking in form of vaping. हमें नहीं पता इसमें क्या केमिकल डालते हैं, इसमें निकोटीन की मिकदार क्या है, इसमें जो फ्लेवर यूज करते हैं वो क्या है। हमारे यहाँ कोई चीज़ पाकिस्तान में ऐसी नहीं है जो हम बना नहीं रहे, और हमें नहीं पता जिसको हम चाइनीज और बाहर की प्रोडक्ट समझ के यूज कर रहे हैं वो यहीं कहीं किसी जैसे छोटे से लोगों ने इंसुलिन डाल के एब्सोल्युटली। और वेपिंग आई फील इज more dangerous than smoking now, because smoking में आपको पता है ना कि इसमें क्या क्या चीज है, इसमें तो आपको पता ही नहीं है ये क्या है, and then one thing leads to another, फिर आप उसी और नशे पे लग जाते हैं। Absolutely। और हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वेपिंग को as a part of the progress लिया जाता है, is a part of the modernization, हाँ, it's a fashion statement कि लोग जो बच्चे यंग बच्चे वेप करते हैं they feel they are more modern than others. It is not the case। ये फेफड़ों का जो कैंसर या सरतान या लंग कैंसर है वो भी ये कर सकती है? Absolutely। अभी इस पे स्टडीज को ज्यादा नहीं है, उसमें स्मोकिंग के ऊपर तो सबसे ज्यादा स्टडी है। लंग कैंसर unfortunately has a highest mortality among all the cancer। अच्छा जी, highest mortality and second most common cancer in the world after breast cancer। but the mortality of the lung cancer is highest। और हमारे यहाँ तो लंग कैंसर में तो यही है जो मर्द है जो ज्यादा सिगरेट जी, और सिगरेट, और अभी तो बाहर के मुल्कों में तो सिगरेट स्मोकिंग दोनों जेंडर में इज ऑलमोस्ट द सेम, और कैंसर प्रेवलेंस इज ऑलमोस्ट द सेम इन बोथ जेंडर। भाई शायद थोड़ी सी फिर भी कम हो रही है, पाकिस्तान तो लगता है कि लैगिंग बिहाइंड है। एब्सोल्युटली। हमारे यहाँ तो बाहर तो स्मोकिंग इज वन ऑफ द रीजन। हमारे यहाँ तो एनवायरमेंटल ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, डस्ट भी लंग कैंसर की जो है कॉज में हैज अ मेजर रोल, और हमारे यहाँ तो लंग कैंसर की अनफॉर्चुनेटली अवेयरनेस है ही नहीं। और हम जो भी पेशेंट देखते हैं अपने क्लिनिक्स में लंग कैंसर में, दे आर मोस्टली प्रेजेंट एट द लेटर स्टेजेस, और कैंसर के लंग कैंसर की 4 स्टेजेस हैं, जिसमें अप टू स्टेज 3 तक यू कैन गिव अ कंप्लीट क्योर टू द पेशेंट, बट अनफॉर्चुनेटली अवेयरनेस की कमी होने की वजह से यू फाइंड द पेशेंट एट अ लेटर स्टेज ऑफ देयर डिजीज, और उसमें कोई रिवर्सिबिलिटी नहीं है, और मोर्टेलिटी इज वेरी हाई। अच्छा, इसमें वी ऑलवेज से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो मैं हर स्पेशलिस्ट से पूछता हूँ कि अपनी जो इनकी डिजीजेस है उनको प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो एक तो बताएं कि लंग डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और इसमें वैक्सीनेशन का क्या रोल है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्थमा अगर आपको है तो मेजॉरिटी को, जैसे मैंने कहा, कि एलर्जी की वजह से होता है। आपने अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट ट्रिगर्स यू। द मोस्ट कॉमनेस्ट एलर्जन जो हमारे यहाँ है वो डस्ट माइट। डस्ट माइट के बाद जाके ग्रास, पोलन, ट्री, और फिर कैट्स, डॉग्स, फर, और उसके बाद हमारे यहाँ एस्परजिलस बहुत ज्यादा है। अच्छा। हाँ, मेजॉरिटी लोगों को एस्परजिलस का आइडिया ही नहीं है कि व्हाट इज एस्परजिलस। ये जो हम मोल्ड कहते हैं, फंगस, जो फफूंदी हमारे यहाँ मिस्ट की वजह से वॉल्स में होती है, इससे बहुत ज्यादा एस्मा ट्रिगर करता है। अच्छा। जी हाँ, इसका आपने एक तो हाइजीन को करना है। स्मोकिंग इज अ मेजर कॉज ऑफ COPD, लेकिन उससे ज्यादा आपने अपनी पर्सनल हाइजीन को भी इंप्रूव रखना है। और जहां तक आपने क्वेश्चन वैक्सीन का पूछा है, वैक्सीन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। बाहर आपको पता है US, UK और यूरोप में इट्स कंपल्सरी। एनीवन अबव 65 or who has any risk factor, nursing home residents, dialysis patient, they have to have influenza vaccine every year। मैं हमेशा कहता हूँ अक्टूबर नवंबर इज द बेस्ट टाइम। लोगों को नमूनिया वैक्सीन, मेरे पास बहुत सारा पेशेंट आता है, वो कहते हैं जी नमूनिया वैक्सीन हम हर साल लगवा लें। नहीं, बिल्कुल नहीं। नमूनिया वैक्सीन हैज टू बी गिवन once in lifetime। मैक्सिमम आप उसको 5 to 10 years के बाद दोबारा लगवा सकते हैं। There is ये जो no commonly available pneumonia vaccine पाकिस्तान में, ये भी once in a lifetime? जी, once in lifetime। I thought it was every 5 years। Every 5 years आप ले सकते हैं, लेकिन जो हाई रिस्क लोगों में, लेकिन लो रिस्क लोगों में once in lifetime gives you। और ये बेसिकली, और ये भी कॉन्सेप्ट यह है कि नमूनिया वैक्सीन जो है हर किस्म के नमूनिया से, ये सिर्फ
type of pneumonia के against है, जो कि strep pneumonia, which is one of the bacteria. There are thousands and millions of different bacteria. Legionella, हाँ, mycoplasma, उसका इसमें कोई रोल नहीं. कोविड को कुछ नहीं करेगा. कोविड को भी नहीं करेगा. कोविड की अलग वैक्सीन है. कोविड में तो वैक्सीन हमने शुरू में लगवाई, लेकिन उसके बाद कोविड वैक्सीन हर बंदे ने अपनी इम्यूनिटी को डेवलप कर लिया. अच्छा, जब मैं नया पाकिस्तान में मूव हुआ, जो सबसे बड़ा एक फियर था ना कि खुदा ना खास्ता कोई फैमिली मेंबर क्रिटिकली इल हो जाए तो उसे कहाँ लेके जाएं. अब हमारा माशाल्लाह IMC का ER हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट. वी हैव अ बोर्ड सर्टिफाइड कंसल्टेंट वहाँ पे, और ICU में आप हैं. तो इज इट सेफ टू से फॉर ऑल द पीपल इन लाहौर कि इफ दे हैव अ क्रिटिकली इल फैमिली मेंबर with whatever disease they have, multiple organ failure, septic shock, if they bring that patient to our ER, तो वहाँ से ऑटोमेटिकली सारी टीम्स जो है ना थ्रू इंटेग्रेटेड हेल्थ केयर ट्रिगर हो जाती हैं. पेशेंट ICU में आ जाता है, आप मैनेज करना शुरू कर देते हैं. अगर रीनल फेलियर है तो मैं मैनेज करना शुरू कर देता हूँ. हमारे पास वेंटिलेटर हैं, और वी फुली इक्विप्ड लाइक एनी अदर हॉस्पिटल इन इंग्लैंड कि वी कुड टेक केयर ऑफ any complication? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन. We are very lucky. एक तो we have a state of art ICU setup where we have all the facilities under one roof. We have 9 separate cubicle in ICU here, and we have the best trained subspecialty support available 24/7. मैं हमेशा कहता हूँ कि as an ICU doctor you are jack of all, but you're not master of everything. ICU care based on one concept is a multidisciplinary input. जैसे बाहर होता है. Absolutely, absolutely. एक ICU की internal multidisciplinary input है और एक ICU की external multidisciplinary input है. Internally, you have a doctor on site 24/7. You have highly trained nurses 24/7. You have a highly trained physio department. You have a pharmacist. You have a respiratory therapist who deals with the ventilator and airway management. But the most important and integral part, we have all the subspecialty cover, whether it's the medical subspecialties and whether it's the surgical subspecialties, gynae, ophthalmology, anything. We deal from head to toe. Every critical illness which has any ramification, any consequences for a patient or patient family, we have everything provided under one roof. We can do dialysis in the same cubicle, we can do interventional procedure in the same cubicle while the patient is on the vent or not on the vent. We do invasive and non-invasive ventilation provision. We have everyone. और हमारा तो मैं तो हमेशा कहता हूँ 3 स्पेशलिटी के बगैर ICU नहीं चल सकता. Pulmonology, cardiology and nephrology. Every patient who come, because most of the patient in our ICU setup, they have multiple organ failure and they all are related to each other. पर nephrology में तो फिर fluid, electrolyte, acid base भी आ जाता है, तो वो सारा भी मैनेज करना. Absolutely. और वो सारा critical care का part and parcel है. तो we are very lucky. We have every subspecialty cover is available under one roof. We don't need to get a support from anywhere else. आखिरी क्वेश्चन में अपना थोड़ा सा टेकिंग एडवांटेज ऑफ योर प्रेजेंस, जो हमारे CKD के पेशेंट हैं जिनको एडवांस CKD भी डायलिसिस पे नहीं है या डायलिसिस के या ट्रांसप्लांट के, उनको भी ये सारी वैक्सीनेशन जो फ्लू, इन्फ्लुएंजा, कोविड, निमोनिया वैक्सीन लगवानी चाहिए? Absolutely. You are the highest risk to get infection. Because they come close. They come close और close contact हमारे यहाँ सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है. आपको नहीं पता आप किसको मिल रहे हैं, किसको नहीं मिल रहे. You basic, मैं हमेशा ये कहता हूँ, people don't die of primary problem. People die of complication of the problem. हमारे लंग रिलेटेड है तो उसमें सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन्फेक्शन. सेम इज विद CKD ट्रांसप्लांट पेशेंट. आपने अवॉइड करना है कि इनको इन्फेक्शन ना हो, और उस सारे को अवॉइड करने के लिए आई थिंक एवरीवन, मैं तो हमेशा कहता हूँ कोई डायबिटिक हो, हाइपरटेंसिव हो, ओल्ड एज हो, हाई रिस्क हो, दे शुड गेट फ्लू वैक्सीन every year. It should be, unfortunately, it's not part of the health program or prevention program. After age 6 months, I think everybody absolutely should get vaccination. हम हॉस्पिटल में काम ही नहीं कर सकते unless we give them a proof that we are vaccinated. You know, और चूंकि आप भी बाहर जाते हैं, मैं भी अभी भी जाता हूँ, we have to give them a proof that whether you are vaccinated, you know, or not, or that has to be given every year. अच्छा, जारी बात है, बातें तो हम 2 घंटे शायद करते हैं, लेकिन टाइम की शॉर्टेज है,
तो हमने COPD, एस्थमा, जो लंग कैंसर, स्मोकिंग, वेपिंग, प्रिवेंशन, इन्फ्लुएंजा, pneumonia, ICU केयर, IMC, we have covered lot of topics in a short span of time. तो इंशाल्लाह ताला हम फॉलो अप करेंगे विद अनदर इंटरव्यू, जिसमें फिर हम कोशिश करेंगे कि इंडिविजुअल इन डिजीजेस को टारगेट करें, जैसे एक में सिर्फ एस्थमा की बात करें, एक में सिर्फ COPD की बात करें. तो with that I would love to have you again on our show and thank you very much for coming. लास्ट आप अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहे आम लोगों को जिनको कोई डिजीज नहीं है, कि वो अपनी प्रिवेंशन के लिए भी कुछ कर सकते हैं, जैसे लंबे लंबे सांस लेना या कुछ इस तरह का. ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि आपकी ऑडियंस को हम भी जो है इंटरेक्ट कर सकें. और दूसरा ये है कि टेक होम मैसेज एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट इज स्मोकिंग. ठीक है. You have to avoid smoking or at every cost. No Because- vaping, no smoking. Absolutely, because it's not only cause lung problem, it cause every other Heart problem, heart problem, problem, kidney problem, neuromuscular, bladder cancer. everything. So smoking, we have to discourage smoking at every level in society. That's my take home message. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir.